सॉलिड स्टेट थोड़ा अच्छे से पढ़ना, काफी अच्छा है ये। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है। तो कार्बोनाइल वाला हम मतलब मेजर टेस्ट के बाद फिर शुरू करेंगे आगे। हाँ मेजर, अभी इसको होल्ड पे कर दो। हम ऊपर से हम लोग को मैसेज आया वैकेंट टीम से, जो हमारे सर है, उन्होंने बोला कि सॉलिड और सरफेस वाले फिनिश करो, उसके बाद ये फिनिश करना। क्लियर है बातें? यस सर। सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ, एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। चलो ठीक है, एक बार बताओ आप लोग स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है। यस। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सॉलिड स्टेट की। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आओ हम बातें करते हैं। सॉलिड स्टेट में अब क्या होता है, आओ हम बातें करते हैं। हमने तीन टाइप के, जो मैटर होता है ना, मैटर का डिफिनेशन क्या है? जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और मैटर। मैटर होता है तो 5 तरीके का है, लेकिन हम मेनली कितने तरीके के पढ़ेंगे? 3 तरीके के। पहला कौन सा? सॉलिड। दूसरा कौन सा? लिक्विड गैस। लिक्विड। और तीसरा हमारा होता है गैस होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड चैप्टर हमने एक पढ़ा था जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? गैस जो चैप्टर है, इसका एक नाम होता है गैसियस स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 11th में। 11th में। और 12th में हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट की, तो अगर मैं एक डब्बा ले लूं और इसके मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होंगे। बताओ भाई। यस सर। मैं बात करूं लिक्विड की, तो इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? पास पास होंगे। बोलो यार। अब बात करूं सॉलिड की, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? एकदम चिपके चिपके होंगे। यस सर। क्या बातें सबको क्लियर है? बताओ भाई। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना इन्हीं चिपके चिपके मॉलिक्यूल के बारे में है। ठीक है? जो मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, हमें उन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि उस चैप्टर में है क्या चीज। आई होप सबको क्लियर हो गया। किसी को डाउट है? नो नो डाउट। नो सर। अब आओ देखते हैं ये जो मॉलिक्यूल एकदम पास पास है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मॉलिक्यूल एकदम पास पास रहेगा, तो बताओ ये घूम पाएगा क्या इधर उधर? नो सर। नहीं घूम पाएगा। तो इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। अब देखो, दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब कि जो सॉलिड होता है ना, इसका एक फिक्स शेप होता है और इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब क्या है, जैसे कि मानो पेन है, तो पेन का आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हो, हाइट, ब्रेथ एंड, बोलो भाई, लेंथ। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और आप लोग देख रहे हो इसका शेप क्या है? फिक्स है। यही पानी रहता था, क्या इसका शेप फिक्स होता क्या? नो सर। आप उसको जिस भी बर्तन में डालते उसी तरह उसका क्या हो जाता? शेप हो जाता। क्लियर है? तो इसका क्या होता है? शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। बात करें डेंसिटी की, आप बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। जब मॉलिक्यूल एकदम पास पास होंगे तो मास भी इनका ज्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वॉल्यूम कम घेरेंगे, तो इनका डेंसिटी क्या होता है? बाकी तीनों से ज्यादा होता है। कुछ कुछ केस में कम होता है, लेकिन लगभग बाकी तीनों से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है क्या बातें? बताओ भाई। अब देखो, सॉलिड हैव हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड हैव हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? कोई सॉलिड होगा ना, उसका लगभग फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो लोहा है, तो लोहे का कुछ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि यह 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, तो इसका फिक्स होता है 200 प्लस माइनस 1 1 के आसपास है। ऐसा नहीं कि लोहा पिघले 200 पे, आप बोले कि नहीं मैं 150 पे पिघला दूंगा।
या फिर बोले कि 250 पे पिघला दूंगा, इसका कहाँ कितना फिक्स होता है? एक फिक्स इसका, देखो अब ये नहीं पता 200 पे होता किस पे होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका जो फिक्स होता है ना, उसी के प्लस माइनस। अगर मानो मेरा जो लोहा है वो 150 डिग्री पे पिघलता है, तो आपका भी लोहा 150 पे ही पिघलेगा। क्लियर है बातें? दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब? आप इसको दबा नहीं सकते, मतलब कि बहुत कम चांस है कि आप इसको दबा सकते हैं। या फिर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस बहुत क्या होता है? कम होता है। आप बताओ लोहा को ऐसे दबा सकते हो क्या? लकड़ी को ऐसे दबा सकते हो क्या? कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजों में लो कंप्रेशन। अब देखो, दे हैव वेरी लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है आप लोग बताओ? सर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जैसे कि मानो हमारे पास डब्बा है, डब्बे में मैंने क्या डाल दिया? पानी। पानी डाल दिया, और पानी में मैंने क्या डाल दिया? इंक डाल दिया, स्याही डाल दिया ऐसे। तो आप बताओ, पहले यहाँ पे जहां पे स्याही डाला वहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन होगी। कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये हाई कंसंट्रेशन वाला जो था पूरे पानी में फैल गया, अब सबका कलर एक जैसे हो गया। तो हाई कंसंट्रेशन से किधर हो गया? लो कंसंट्रेशन में। बोलो भाई, आप बताओ, क्या आप इसमें लोहा डालोगे तो क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा पाएगा क्या? कहीं नहीं। तो इसमें डिफ्यूजन भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आई होप डाउट है किसी को? बता दो यार, किसी को भी डाउट? नो डाउट। अब देखो, अब हम बात करेंगे सॉलिड की। अब जो हमारे पास ये सॉलिड है ना, वो दो टाइप का है। एक है क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एक है क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। आप लोग एक बात बताओ, एक बात बताना, जैसे कि मान लो हमने सॉलिड बना लिया, हम 3D बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। सॉलिड बना लिया, अभी बताओ ये 2D है या फिर 3D है? अरे भाई, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर 2D है या फिर 3D है? 2D। 3D में करने के लिए क्या करेंगे कि बाहर की तरफ ऐसे एटम निकालेंगे? बताओ भाई। यस सर। तो होता क्या है, जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है ना, क्रिस्टलीन सॉलिड, आप इसको आराम से काट दोगे तो आराम से कट जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कट जाएगा, आप किसी भी डायरेक्शन में काटो। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो रैंडम होता है। सॉलिड तो ये भी होता है, मॉलिक्यूल इसके भी पास पास होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके जो एटम होते हैं वो रैंडम कहीं भी बिखरे होते हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को? इसको आप एकदम आराम से काट नहीं सकते। आओ देखो, अब देखो क्या होता है। क्रिस्टलीन सॉलिड की हम बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क। रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब है? एक यहाँ पे ऐसे गया, एक पैटर्न ये बना, एक पैटर्न ये बना, कोई सा भी पैटर्न होगा, लेकिन क्या करेगा? रेगुलर फॉलो करेगा। लेकिन आप बताओ, एमॉर्फस में रैंडम होते हैं तो क्या रेगुलर फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो, अगर ये रेगुलर फॉलो करता है, जैसे कि मान लो मैंने 2D में ही बना दिया, तो आप बताओ क्या ये स्क्वायर जैसे दिख रहा है क्या? बोलो भाई। अगर इसके ऊपर भी मैं बना दूंगा तो क्या आपको क्यूब जैसे दिखेगा? यस दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्रिस्टलीन सॉलिड दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्री पैटर्न, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन एंड एन आइसोट्रोपिक नेचर। डाउट है किसी को? अभी मैं एन आइसोट्रोपिक नेचर में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पूरा डिटेल से। तो देखो, अगर वही क्या बताओ, अगर ये रैंडम वाला था एमॉर्फस वाला, तो क्या इसका कोई पैटर्न बन रहा है क्या? कौन सी ज्योमेट्री है इसकी? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है? कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। अब देखो, ये बता ही दिया एन आइसोट्रोपिक मींस दे एक्साइबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि जैसे कि मानो ये आपका सॉलिड है, अगर आप इस डायरेक्शन में आओगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। इस डायरेक्शन में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग हो जाएगी। डाउट किसी को?
सर No doubt. कैसे क्या ये इसका देखो, ये क्रिस्टलिन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ये देखो, इसको हम लोग बता नहीं सकते, इसको क्या बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल किया गया है। सर मतलब इधर जाने का मतलब एक साइड कट करने का है। देखो सिंपल सी बात है कि आप जिस डायरेक्शन में उसको काटोगे, अगर मानो ऊपर से नीचे काट रहे हो तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, दाएं से बाएं काट रहे हो तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है। क्लियर है? ओके सर क्लियर है। अब देखो, द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट डायरेक्शन। इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। Different. दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड है तो भाई इनकम्प्रेसिबल, जाहिर सी बात है। द जनरल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड आर क्वार्ट्ज। नाम सुना है क्या आपने? Yes, sir. सर फिजिक्स में सुना है। डायमंड नाम सुना है क्या? यस सर। ये रहा क्रिस्टलिन सॉलिड। इसके कुछ प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लेना, डायरेक्टली एग्जांपल भी पूछ देता है। आते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। आप पता है अमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न होता है क्या? नो सर। No. They are regarded as supercooled liquid with high viscosity, in which force of attraction holding the molecule together are so great, the material becomes rigid, but there are no regular in structure. सिंपल सी बात है, जब इनका पैटर्न ही नहीं सेम होगा तो क्या इनका स्ट्रक्चर सेम होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन इनका जो मटेरियल होता है रिजिड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कठोर हो जाता है। सभी मटेरियल कठोर नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल थोड़ा बहुत रिजिड हो जाते हैं। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, जब इनका पैटर्न रेगुलर नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? फिक्स नहीं है। जैसे कि मानो मैंने ग्लास बना दिया, अब इस ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 है, और मैंने एक और ग्लास बना दिया, इसका 70 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है इस ग्लास का 100 है तो इस ग्लास का भी 100 होगा। लेकिन मैंने एक लोहा लिया, लोहे का कुछ बनाया, अगर उसका 100 है ना, तो दूसरे लोहे का कुछ भी बनाऊंगा तो उसका भी कितना होगा? 100 ही होगा। क्लियर है बातें? बताओ भाई। अब सर देखो, वैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? आयरन का। वही तो, ये मैं जनरल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 100 पे तो पानी उबलता है यार, लोहा क्या पिघलेगा? लकड़ी भी ना पिघले। देखो, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने बता दिया। दे आर आइसोट्रॉपिक एज दे एक्साइटेड सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस कोने पे होगा वही फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरे कोने पे भी होगा, यानी इनके सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। Same. एग्जांपल देख लो, ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ये सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। ये सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर आप लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी देख लो, अगर मैं बात करूं शेप का, तो किसका शेप फिक्स होता है? क्रिस्टलिन का या फिर एमॉर्फस का? मेल्टिंग पॉइंट किसका फिक्स होता है? क्रिस्टलिन का। हीट ऑफ फ्यूजन किसका फिक्स होता है? Crystalline. क्रिस्टलिन का। कंप्रेसिबिलिटी किसका फिक्स होता है? क्रिस्टलिन का। क्रिस्टलिन। Crystalline. ये भी सिंपल सी बात बताओ ना, ये क्रिस्टलिन भी इनकम्प्रेसिबल होता है और एमॉर्फस में भी कुछ इनकम्प्रेसिबल होता है, कुछ कंप्रेसिबल होता है। जैसे कि मैंने रबर बोला, रबर कंप्रेस्ड कर सकते हो आसानी से? यस सर यहाँ पे वर्ड यूज किया मे बी, ठीक है। अब देखो, कटिंग विथ अ शार्प एज टूल, मतलब कि जैसे कि मानो अगर हम किसी चाकू से काट रहे हैं तो सबसे अच्छा कौन कटेगा? तो सबसे अच्छा कटेगा क्रिस्टलिन वाला, क्योंकि इसका रेगुलर पैटर्न है, आराम से काट सकते हो। अब जैसे मानो एमॉर्फस वाला आ गया तो यहां से काटोगे तो इसके ऊपर एटम पड़ जाएगा, तो सही से कटता नहीं है। क्लियर है बातें? यस सर सर जैसे सल्फर हो गया, सल्फर को काटेंगे तो वो चूरा टाइप का बन जाता है। कोई बात नहीं। अब देखो, आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी। अब ये बताओ एन आइसोट्रॉपी का क्या मतलब था? एन आइसोट्रॉपी का मतलब था डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, इसकी बात देख लो, इसकी बात देख लो, ये एन आइसोट्रॉपिक है। आप बताओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी? बोलो भाई।
Yes, sir. Yes, sir. देखो जब टाइम 0 था तो कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम कुछ बढ़ा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ पे था, जो भी हो कुछ भी हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा थोड़ा नीचे आया, फिर ये वाला पैटर्न आया, फिर ये वाला पैटर्न आया। वही अगर आइसोट्रोपिक की बात करें तो एक फिक्स पैटर्न में आया है, एक फिक्स ग्राफ डाउन में आया है। क्लियर है क्या? बताओ किसका ग्राफ है? 1/x² बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? log x बोलोगे या फिर e पे पावर x बोलोगे? किसका ग्राफ है ये? R²। 1/x. बताओ भाई, Sir, first. मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना आप लोग? सर EX। देख लेना आप लोग, ठीक है? देखो अक्सर पता है क्या 1/x² हो सकता है, क्योंकि log x की वैल्यू क्या होती है? कहीं ना कहीं आप 10 लगाओगे, सॉरी 1 लगाओगे तो 0 आएगा, लेकिन क्या ये 0 को कट कर रहा है? क्या 0 को टच ही नहीं कर रहा है। और e पे पावर x भी नहीं होगा, आप इसका वो कर लेना, ये भी इधर से जाता है। आते हैं कुछ देख लेते हैं। अ सॉलिड x मेल्ट स्लाइटली अबव 273 केल्विन पे, 273 केल्विन के ऊपर एक कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है। एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज इट बिलोंग? बताओ भाई। Molecular. देखो इसका नाम याद कर लेना, कभी कभी कोई चीज का रीजन नहीं पता चलता है ना, तो आप लोग को रट्टा मार लेना होता है, ठीक है? ओके सर। पढ़ लेना आप लोग। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? कोवैलेंट का। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? वैलेंट कोवैलेंट का। और जो डायमंड भी होता है बच्चों, वो भी किसका होता है? कोवैलेंट का ही होता है, Covalent. ठीक है? ये बता दो एग्जाम्पल 4। सर सी होगा शायद से, डू नॉट अंडरगो हाँ, क्लीन क्लीवेज बिल्कुल। देन कट विद नाइफ। अगर आप किसी शार्प चीज से काटोगे तो सही से नहीं कटेगा, रेगुलर पैटर्न नहीं में कटेगा। नहीं कटेगा। डाउट है किसी को? नो सर। सॉलिड समझ आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल सेकंड क्या है? एग्जाम्पल सेकंड बताना। आवाज नहीं आ रही आपकी। एग्जाम्पल सेकंड। नहीं एग्जाम्पल सेकंड तो नहीं हो। अच्छा एग्जाम्पल सेकंड देखो, इन अ क्रिस्टल द एटम आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ, ये लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। सर सिंपल सी इसमें से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ ऐसे ही टाइप के थ्योरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे आते हैं। ओके सर। अब सिंपल सी बात है, जैसे एक बात बताओ, जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे कोई एक सॉलिड है, मान लेते मैंने कोई एक सॉलिड का टुकड़ा ले लिया है। अब यहाँ पे एनर्जी जो है हाई एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी क्या है? लो एनर्जी है। लो। अगर मानो सोडियम आएगा तो किसके पास जाएगा? हाई एनर्जी वाले में कि लो एनर्जी वाले में? सर हाई एनर्जी वाले में। हाई कभी भी एटम लो एनर्जी वाले में स्टेबल होता है। कुछ भी जिसकी एनर्जी कम है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ये बातें आप लोग को पहले पता होनी चाहिए। जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है? होता है। क्या आपने वैलेंस एमओटी पढ़ा है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस सर। Yes, sir. एनर्जी वाले तो स्टेबल होते हैं हर जगह। अगर जैसे कि मानो हमारे पास ही क्या होता है, जैसे आप बताओ, पहले के लोगों के पास पैसे कम हुआ करते थे, बहुत ही कम हुआ करते थे, तो वो आराम से खाते थे, जीते थे कि नहीं जीते थे? बताओ भाई। कोई ऐसा कुछ नहीं होता था, बवाल वल कहीं, किसी का तबीयत खराब नहीं, कहीं आराम से रहते थे। लेकिन अब जितने भी पैसे आ रहे हैं, क्या आप लोग पे अलग टाइप का प्रेशर पड़ रहा है? चाहे कितने भी पैसे कोई कमा ले, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम रह रहा है। चाहे कोई लाख रुपए कमा, 2 लाख कमा, लेकिन फिर भी माइंड स्टेबल नहीं रह रहा है। कैसे हो रहा है? क्या यस सर। यस सर। 70-80% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो ये है ना कि मॉलिक्यूल वगैरह चाहे कोई भी चीज ना, अगर उसके पास कम मतलब कि क्या बोलते हैं, एनर्जी कम रहेगी ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. सर हो रही है थोड़ी बहुत। शायद आप लोग का नेटवर्क, कोई बात नहीं। अब देखो अगला हम बात करेंगे किसकी? क्रिस्टल की। हाँ जी सर वो जो आपने लो एनर्जी वाला बताया, ये हर एटम और हर मॉलिक्यूल के लिए सेम रहेगा?
मतलब हर सब मॉलिक्यूल यही प्रेफर करेगा कि लो एनर्जी के पास जाए वो। लेस एनर्जी के पास जाएगा। देखो जो स्टेबल होगा वो लेस एनर्जी के पास जाएगा, इतना मान के चलो। और जो अनस्टेबल होगा वो हाई एनर्जी के पास जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि आपसे मैं स्टेबल हूं तो इसका मतलब मेरी एनर्जी लो है आपसे। आप बताओ कि आपके क्लास में कोई ऐसा झगड़ालू बच्चा होगा, वो किसी बात पे गाली दे देता है, झगड़ा कर लेता होगा, इसका मतलब उसके में एनर्जी ज्यादा, एक्टिविटी ज्यादा है, तभी तो ऐसे करता होगा ना। यस सर, यस सर। तो वो स्टेबल कहाँ है यार। और जो देखना जिसके पास मतलब एनर्जी क्या है, सीधी सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना शांत एकदम पढ़ते रहते हैं, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं। यस सर। सॉलिड स्टेट चल रहा है सैली शर्मा, सॉलिड स्टेट। सर थैंक यू। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, क्रिस्टल की। किसकी बात करते हैं, क्रिस्टल की। क्रिस्टल। अब जैसे कि मानो मैंने इतना बड़ा क्या ले लिया, लोहा ले लिया, इतना बड़ा लोहा ले लिया, तो जाहिर सी बात है लोहा किससे मिलके बना होगा, आयरन से मिलके बना होगा। बताओ भाई। आयरन। अब ये लोहा आयरन के एटम से। दिखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में जूम करके देखोगे तो कैसे दिखेगा, क्रिस्टल जैसे दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे। सर एटॉमिक अरेंजमेंट होगा ना। वही बात है, एटम का अरेंजमेंट वही मतलब है। मैंने गलत बना दी। ऐसे ही क्रिस्टल बनते हैं। ऐसे ही मानो एक ये हो गया, एक ये हो गया, नीचे भी ऐसे बना दो, नीचे भी ऐसे एक बना दो, ऐसे इसके नीचे बना दो। तो एक छोटा सा पार्ट मिलके ना बड़े से पार्ट बना लेते हैं। जैसे एक छोटा सा सेल मिलके क्या बना लेता है, टिश्यू बना लेता है। तो ऐसे ही एक छोटा सा ना सेल मिलके, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, यूनिट सेल ही बोलते हैं। एक बड़ा सा क्या बना लेता है, क्रिस्टल बना लेता है। और एक बड़ा सा क्रिस्टल आप जो भी शेप देना चाहोगे उस शेप में बन जाता है। तो इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो भाई, क्रिस्टल बोलते हैं। सर क्रिस्टल और एटम बिल्कुल में कोई होता है। डिफरेंस होता है क्या? अब देखो क्या होता है, आप बताओ एटम से मिलके क्या बनेगा, सेल बनेगा। सबसे छोटा यूनिट बता रहा हूं। आप बताओ हमारी जो सेल है, कोशिका है, वह किससे मिलके बनी होगी, वो भी तो एटम से मिलके बनी होगी। तो एटम से मिलके हमारी कोशिका बनी, कोशिका से मिलके क्या बना, टिश्यूज बने। टिश्यू बने, और टिश्यू से मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन। पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम, पूरा बॉडी हमारी बनी। बताओ भाई। यस तो सर। ऐसे ही अगर हमें एक बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले एटम होंगे, एटम के बाद क्या आएगा, एक छोटा सा एक बॉक्स आएगा जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल मिलके क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, और क्रिस्टल मिलके हमारा जो ईंट बनाएगा, और ईंट बना के हमारा पूरा बिल्डिंग बना देगा। बताओ भाई। तो हम लोग उस सबसे छोटे पार्ट को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, एटम तो हम लोग जानते ही हैं। और इस एटम का इस सेल में अरेंजमेंट कैसे होता है, इस सेल में कैसे बैठता है वो एटम, हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्पेस लैटिस, देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले क्रिस्टल। A crystal is homogeneous portion of solid substance made by regular pattern of structure unit bonded। सिंपल सी बात है यार। जैसे कि मानो हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया सेल का, अब इसी का जो रेगुलर पैटर्न होगा, इसी का रेगुलर पैटर्न होगा, वही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। होमोजीनियस का क्या मतलब है, एक जैसे पैटर्न, एक जैसे पैटर्न। ऐसा ना हो कि ये वाला छोटा हो, ये वाला बड़ा। ऐसा ना हो कि एक ईंट छोटा हो दूसरा ईंट बड़ा हो। होमोजीनियस का मतलब यही हुआ, सेम। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। अब देखो स्पेस लैटिस, देखो क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट लाइक एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। पढ़ लेंगे इसको भी। यूनिट सेल देख लो यार, द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। सिंपल सी बात है यार। आप बताओ इसमें कौन सी यूनिट की रिपीटेशन हो रही है, इसी यूनिट की रिपीटेशन हो रही है, एक क्यूब की। यस सर। या क्यूब ही हमारा क्या होगा, यूनिट सेल होगा। डाउट है क्या किसी को? नो सर मुझे इसमें एक डाउट है, सर जैसे स्पेस स्पेस लैटिस है। लैटिस बता देता हूँ। हाँ जी, हमने सबसे पहली बात हमने ये बताओ, यूनिट सेल पढ़ लिया। अब इस यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ बैठेगा, वही बता रहा ना कि आप देखो उस क्यूब में हमारे पास 8 कोने दिखे क्या, बताओ। सर इसके ऊपर उस 8 कोनों में
हम एटम को कहाँ कहाँ बैठाएंगे, कहाँ कहाँ जगह देंगे, वही डिफरेंट साइट पे एटम का अरेंजमेंट ही क्या होता है, स्पेस लैटिस हो जाएगा। क्लियर है बेटे? सर मुझे स्पेस लैटिस में ये डाउट था हाँ। कि जैसे मैंने सर एटम्स के स्ट्रक्चर को देखा था, तो जैसे स्फेरिकल बॉल टाइप है और बॉल टाइप से जोड़ जोड़ के रिप्रेजेंट किया हुआ था और वो एक क्यूब बना रहे थे और उसे कहा था स्पेस लैटाइस। अरे ये सर मैं ऐसे क्या, था कौन सी? मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात मैंने एक यूनिट सेल बना दिया। बोलो भाई। Sir. मान लेते हैं यह सोडियम का यूनिट सेल है, सोडियम एटम का यूनिट सेल है, तो सोडियम एटम को क्या मैं एक बॉल जैसे शो कर दूं क्या कि हाँ ये सोडियम एटम है? यस सर। तब मैं Yes. सोडियम एटम को बैठा दे रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ उसका जगह है, मैं उसको जगह दे दे रहा हूँ। तो क्या इस सोडियम का स्पेस लैटिस हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। सर यही बात है यार, मैंने यही तो बोला कि एटम कहाँ कहाँ बैठेंगे एक यूनिट सेल में। क्लियर है सर ये बात? बस 8 ही जगह बैठ सकते हैं, ये इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें भी बैठ सकते हैं? कई जगह बैठ सकता है, अभी मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। वो बीच में भी बैठ सकते हैं, कोनों पे भी बैठ ओके सकते सर। हैं, किनारे पे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप तो बताओ। ये जो क्यूब है ये सोडियम का क्रिस्टल है? हाँ ये सोडियम का क्रिस्टल मैंने बताया। आप ही बताओ, जैसे कि आपका घर है, घर पे बिस्तर वगैरह है, क्या कोई जरूरी है कि आप बिस्तर पे सोओगे? नीचे भी सो सकते हो, मर्जी आपकी, आपका घर। यस सर, क्लियर हो गया सर। तो जैसे कि बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की ना, तो देखो ये हम नहीं बोल सकते कि आपकी मर्जी है, इनका भी कुछ एक रूल रेगुलेशन होता है कि सोडियम क्लोराइड का अरेंजमेंट कैसे होगा, NaCl का, KCl का अरेंजमेंट कैसे होगा, SO2 का अरेंजमेंट कैसे होगा, सबका अरेंजमेंट अलग अलग है कि वो Yes. कैसे बैठेगा, तभी तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। अब बातें करते हैं। अब देखो आओ इस क्यूब की प्रॉपर्टी देखते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना मुझे। हाँ तो ये आपको देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। आप बताओ मैंने इसको क्या बोला था, यूनिट सेल बोला था क्या? बताओ भाई, इस यस क्यूब को सर। मैंने यूनिट सेल बोला था? बोलो भाई। Yes, sir. अब Yes, इस yes, यूनिट sir. सेल की प्रॉपर्टी है, इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है कुछ। आप बताओ इस यूनिट सेल में कितने कोने हैं, कॉर्नर कितने हैं? सर 8 है शायद से। 8 कॉर्नर है। 8 मैं है लिख सर। कॉर्नर कितने हैं? 8 है। 8। अब मैं बात करूं, ये जो ये जो पासा है ना, मानो पासा जहां पे 6 लिखा हुआ ना पासे पे, ऐसे टोटल कितने फेस हैं इसके? 6. 6 फेस होंगे। बोलो भाई। यस Yes, सर, sir. 6। देखो यहाँ पे ये इस कलर क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का ऐसे शेड किया गया है, ऐसे 6 फेस होंगे। बोलो भाई। Yes, sir. अब देखो ये जो लाइन है ना, लाइन, मान लो कि इसको हम क्या बोलते हैं, मान लो बीम बोल दिया मैंने, बीम। इसको हम लोग सर बोलते हैं 12 एज भी बोलते में। हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। टोटल एज कितने होते हैं? 12. 12। एज टोटल 12 होते हैं। कॉर्नर तो मैंने 8 लिख लिया। डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। अब जैसे मानो हमने एक या फेस को उठा लिया, एक हमने फेस को उठा लिया, वो किसकी जैसे होगा? स्क्वायर जैसे होगा क्या? बोलो भाई। Yes. अब मैं बात करूं इस पे सर कितने इसका डायगोनल, फेस ठीक है। एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ऐसे हो जाएगा। क्या इसमें एक फेस में कितने डायगोनल है? सर 2। तो 2 डायगोनल। दो। टोटल हमारे पास 6 फेस है, तो टोटल हमारे पास फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12 हो फेस जाएंगे। 12। 12 हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब जैसे मानो कि हमने क्यूब बना दिया, तो अब यहां से और यहां तक जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? जैसे ध्यान से देखना, ये वाली लाइन देखना, ये वाली लाइन, क्योंकि जो बॉडी के अंदर डायगोनल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। और यहां से आप लोग यहाँ पे करोगे तो यह भी एक बॉडी डायगोनल होगा। आप लोग यहाँ से यहाँ पे करोगे, यह भी एक बॉडी डायगोनल होगा। आप लोग यहाँ से यहाँ पे करोगे, यह भी एक बॉडी डायगोनल। टोटल कितने बॉडी डायगोनल? 4। 4। 4। क्लियर? डाउट है किसी को? बॉडी डायगोनल कहाँ से कहाँ No, बना sir. है? देखो सर एक बार फिर से समझा दो। मैं एक बार गूगल से फोटो लेके दिखाता हूँ।
ये आप लोगों को फोटो दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखो यह एक Yes, चीज sir. है, अब आप ए से सी डैश पे जाओगे यह बॉडी डायगोनल है, लेकिन ए से सी पे जाओगे तो यह फेस डायगोनल है। नहीं समझे? सर मतलब दो फेस को मतलब अरे भाई हमारे पास एक क्या बोलते, कैसे बताऊं? सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर सेम फेस है और सेम फेस के डायगोनल्स हो गए उसे हम कह देंगे कि बॉडी डायगोनल है, और जो अंदर वाले हैं उसमें अपोजिट फेसेस को जो कनेक्ट करेगा हाँ, उसे हम कहेंगे body diagonal। अल्टरनेट वाले कॉर्नर से। आप बताओ यार, ये बताओ, यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास फेस है, यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास फेस है। तो जो फेस का डायगोनल होगा वो क्या होगा? फेस डायगोनल होगा। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब हमारे पास यह क्या बन गया? अब हमारे ये पास बॉडी एक डायगोनल बन गया पूरा। अंदर से अगर कर देंगे तो। अब देखो, अब इस कोने को इस कोने से मिलाना, अगर इस कोने को जैसे मानो ए को अगर आप सी से मिलाओगे यह तो फेस डायगोनल हो जाएगा, यस सर। सेम फेस पे। Sir, the front. लेकिन वही ए को अगर डी से मिलाओगे ये बॉडी के अंदर से Body जाएगा, ये diagonal। पूरा दो पार्ट में से कट करते हुए जाएगा। यस सर, जैसे रूम का एग्जांपल क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल पड़े बोलेंगे। क्लियर है क्या बातें? यस सर। डाउट है किसी को? सर No, अगर sir. हमने ए लिया और डी Yes, के sir. ऊपर एक पॉइंट हमने मान लिया कि बी है, और अगर ए को बी से मिला लिया तो फिर क्या होगा? वो कहाँ पे पॉइंट मानू बताओ आप? डी के ऊपर मान लो सर। इसके सी के ऊपर, यहाँ पे? नहीं, डी जो है ना, डी के ऊपर मान लीजिए आप। डी कहाँ पे यार? सर अच्छा, डी है ना, जो यहाँ पे, ए से यहाँ लेके पे। डी है। हाँ यहाँ पे, और ए और बी को कनेक्ट कर लीजिए। ए और बी। हाँ, ये तो फेस डायगोनल हो जाएगा ना, Face हो जाएगा ना। वो face ये तो diagonal. फेस डायगोनल हो जाएगा ना। सर मुझे लगा एक्चुअली दो फेसेस हैं, वो ए वाला तो पीछे वाले का हिस्सा कोई है ना। बात नहीं, देखो वहां पे दो फेस है, आप बताओ किसी दो फेस का कॉर्नर तो एक ही होगा ना? यस सर। यस सर नहीं क्लियर हुआ? आगे नहीं सर, हो गया। हाँ जी, देखो ये सिंपल, ये पूरा जो पूरा केमिस्ट्री है सॉलिड करने, पूरा विजुअलाइजेशन वाला है। जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा वो एकदम अच्छे से कर लेगा। तो आप लोग विजुअलाइज करो यार, ऐसे मत करो। सर इसमें यही तो हो रहा है, उस दोनों के वर्टेक्स जो है ना वो सेम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ऐसे मत करो। क्लियर हो गया? ये पूरी टॉपिक आप टर्म आपको समझ आ गया Yes, क्या? sir. Yes, sir. अब देखो, इस बड़े वाले को आप क्या बोल दो? स्पेस लैटिस बोल दो। और इसमें से एक Yes, sir. छोटा सा यूनिट निकाल लो तो आप इसको क्या बोल दोगे? यूनिट सेल। यूनिट सेल। डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। No, sir. ये फेस तो आपने देख ही लिया, एज भी देख लिया। इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल, आओ बातें करते हैं। फिर से मैं क्या बनाता हूं? एक क्यूब बनाता हूं। इंटरफेसियल एंगल। एंगल। अब यह क्या है? 3D है, 3D है भाई, यस सर। 3D बन गया। अगर मान लो मैं इसको टॉपिक, मैं इसको मेन बनाता हूं, मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाता हूं, ठीक है? मान लो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. एक्स और वाई के बीच जो एंगल है आप इसको क्या मान लो? अल्फा मान लो। यस सर। वाई और जेड के बीच जो एंगल है इसको आप क्या मानोगे? मान लो बीटा बीटा। मान लो। और जेड और एक्स के बीच जो एंगल है, जेड और गामा। एक्स के, इसको गामा मान लो। 3 एंगल मानो आप। क्लियर है? Yes, sir. अब इसके हिसाब से भी क्रिस्टल कई तरीके के होते हैं, कई में जो एंगल होता है अलग अलग होता है। मैं उसको भी बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मानो कि एक्स और वाई के बीच में हमने अल्फा मान लिया, वाई और जेड के बीच में हमने बीटा मान लिया, और जेड और एक्स के बीच में हमने क्या मान लिया? गामा मान लिया। क्या गामा। इसके बाद भी कोई एंगल पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. कोई एंगल पॉसिबल नहीं है? बताओ भाई। नो सर। अब करना क्या है हमें? करना क्या है? अब जैसे मान लो जो x की लेंथ है उसको मैंने a मान लिया, जो y की लेंथ है, सॉरी ये वाली लेंथ है, एक देखो ऊंचाई वाली लेंथ है मैंने उसको a मान लिया, चौड़ाई वाली लेंथ है उसको मैंने b मान लिया,
और क्या बचा, लंबाई वाली लेंथ है उसको मैंने सी मान लिया। तो जो हमारे पास लेंथ हुआ, क्या हुआ, लेंथ हुआ, लेंथ वह ए और बी है और सी है। और जो हमारे पास एंगल है वह क्या है, अल्फा है, बीटा एंड बीटा गामा। और गामा है। गामा। अब यह चेंज होता जाएगा और इसका नाम चेंज भी होता जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर मानो ए बी और सी बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे, Cubic. क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अगर कोई एक चेंज हुआ तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो गामा का एंगल क्या है, कम है। गामा का एंगल क्या है, कम है। कम है। सर क्यूब नहीं होगा, क्यूबॉइड होगा। क्या, हाँ क्यूबॉइड होगा। इसका अलग अलग नाम है ना, ये हम नाम है ना अलग अलग। सर लेकिन फिर क्यूबॉइड में तो लेंथ चेंज हो जाएगी। क्या, क्यूबॉइड में लेंथ चेंज हो जाएगा ना। अभी आगे मैं बताऊंगा पूरा नाम इसका, ठीक है, आगे मैं इसका पूरा नाम बताऊंगा। आप बताओ क्या है हमारा ये क्यूब, झुका झुका सा लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। तीनों Yes. देखो, ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, यह वाला एंगल थोड़ा सा कम होगा, अल्फा वाला एंगल बड़ा होगा, बीटा वाला एंगल थोड़ा कम होगा, गामा वाला भी एंगल लगभग ठीक ठाक होगा। बड़ा हो। बड़ा या फिर छोटा जो भी हुआ, लेकिन तीनों एंगल तो बराबर नहीं है ना, नहीं है, नो सर। इसका नाम अलग हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। सर लेकिन इनकी जो तीनों लाइन होगी वो बराबर होगी ना क्यू में? ये एज लेंथ हाँ, एज लेंथ। नहीं, ये भी अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग होगा तो इनका नाम भी क्या होगा, चेंज होगा। अलग अलग होगा तो इनका नाम भी क्या होगा, अलग अलग। चेंज होगा। टोटल ना 7 तरीके के क्रिस्टल पाए जाते हैं। 7 तरीके का क्रिस्टल का क्या मतलब है, 7 तरीके का यूनिट सेल पाया जाता होगा तभी तो 7 तरीके के क्रिस्टल पाए जाते होंगे। Yes. यस आप बताओ, जो हमारा यूनिट सेल है, यस सर। एक हमने देख लिया, फिर दूसरा देख लिया, ऐसे हम 7 देखेंगे, इन्हीं का रिपीटेशन होगा तो क्रिस्टल बनेगा। यस सर। 7 sir. तरीके के यूनिट तो क्रिस्टल कितने तरीके के, 14। 7 तरीके के। हो जाएगा। जिसके वो लेट ब्रेविस लेटिस होता है 14, ब्रेविस लेटिस, वो मैं बताऊंगा। ओके सर। सर तो एक अभी डाउट आया है। हाँ जी बताओ भाई। सर जो आपने क्यूब का शेप बनाया था, एक बार दिखाते हैं आप। सर लेकिन क्यूब में ना वो जो नीचे नीचे क्यूबॉइड नहीं सर, क्यूब नीचे। हाँ तो सर क्यूब में तो सारे उसके जो एजेस होते हैं वो हाँ। मतलब सिमिलर होते हैं, तो ये तो ब्रेड शेप का है, तो इसे हम तो क्यूबॉइड कंसीडर करेंगे ना। मैं क्या बोला कि अगर इसका लेंथ और क्या बोलते हैं एंगल चेंज होता जाएगा तो इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। मैंने इसका नाम कहाँ बताया अभी आपको, नाम तो बताया नहीं ना, वो नाम तो आगे बताऊंगा ना मैं आपको। यस सर। हाँ, नाम नहीं बताया अभी आपको। देखो ये तो वैसे मैंने एंगल बता ही दिया आपको, दिक्कत ही नहीं है इसमें कोई। सीधा आते हैं 3D में, इसमें आते हैं 3D में आते हैं। देखो ए से बी के बीच अल्फा मान लिया इसने, फिर बीटा मान लिया, फिर गामा मान लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल, यानी कि क्रिस्टल के अंदर का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। और जो यहाँ पे लंबाई ए है, बी है और सी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। क्लियर है क्या बात है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये टर्म्स वगैरह हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा न्यू लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल। अब सिंपल सी बात सर होता इसमें एक और वाला तो क्यूबिक दिया हुआ है है, कहाँ पे यार, सर, जो टेबल दिखा रहे थे आप। ये वाली यस सर। कौन सी क्यूबिक दिया हुआ है? फर्स्ट वाला तो क्यूबिक है ना, इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। हाँ क्यूबिक है, क्यूबिक है। अब सिंपल सी बात मैं आपको एक बता रहा हूँ, हमें टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल पढ़ने हैं, 7 तरीके के, टोटल 7 तरीके के। अब ये बताओ 7 तरीके के फिर यूनिट सेल होंगे? यस सर। Yes, sir. बताओ भाई, 7 तरीके के यूनिट सेल होंगे? हाँ बोलो। सर 7 तरीके के होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, तो 7 तरीके के यूनिट सेल होंगे तो उनमें डिफरेंस क्या होगा, किसी में एंगल का डिफरेंस होगा, किसी में जो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसका डिफरेंस होगा, तभी तो अलग अलग होंगे ना। तो देखो
अगर Yes, किसी sir. में एज लेंथ है, यानी कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अगर तीनों में बराबर हो, अगर एंगल भी तीनों में बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उस क्रिस्टल सिस्टम को? क्यूबिक क्यूबिक बोलेंगे। क्या Cubic. बोलेंगे? क्यूबिक। अब देखो, अब ये मैं बाद में बताऊंगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये मैं बाद में बताऊंगा। बस अभी इतना आप जान लो कि ये भी कुछ होता है। अब देखो, किसी में मानो एंगल ए और बी वाला बराबर हो, सी वाला सॉरी लेंथ छोटा हो या फिर बड़ा हो। ए और बी बराबर हो मतलब मान लो कि दो लेंथ क्या हो, सेम हो, तीसरा लेंथ छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन उनका एंगल क्या हो, जैसे मैं बनाता हूं यहाँ पे। आप बताओ, एंगल सेम है लेकिन क्या लेंथ सबका सेम है क्या? नो नो सर, एक का डिफर कर रहा है। एक का डिफर कर रहा है। तो देखो, मान लेते हैं ये दो का लगभग सेम है लेकिन तीसरे का डिफर कर रहा है, तो मान लेते हैं हम Yes, यहाँ पे दो एज लेंथ सेम है लेकिन तीसरे का डिफर कर रहा है, लेकिन एंगल तो सबका सेम है, लगभग 90 के आसपास है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्रिस्टल सिस्टम को? टेट्रागोनल। क्लियर है क्या बात है? यस सर। इसमें एक बात बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ना कुछ वो क्लियर नहीं दिया हुआ, मैं दूसरा एक लेकर आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। सर आपकी आवाज नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं इसको ऐसे कट करता हूँ और इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ। देखो, अगर मान लो ए बी सी सेम हो और अल्फा बीटा गामा भी सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक। अगर ए बी बराबर हो और सी डिफरेंट हो लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। अब देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम ना हो, ए बी सी तीनों का तीनों सेम नहीं हो, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों में क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक। अब देखो, ए बी सी आपका सेम ना हो और अल्फा और गामा सेम हो लेकिन बीटा सेम ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर मोनोक्लिनिक। ऐसे ही ए बी सी सेम ना हो लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों भी सेम ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक। ए बी सेम हो, सी सेम ना हो लेकिन अल्फा बीटा सेम हो और गामा 120 हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही ट्राइगोनल है या फिर रोम्बोहेड्रल है। क्लियर है क्या? तो इसमें अभी एंगल जो बन रहे थे वो 90 डिग्री बन रहे थे और एक में 120 डिग्री बन गया, तो ये हाँ। 120 डिग्री से आगे भी जा सकता है, 180 या 360? नहीं, देखो इतना ही पाया गया है, इतना ही भाई। देखो, जितना पाया गया है हम उतने का हिसाब है यहाँ पे। अब जितना नहीं पाया गया हम अपने आप से तो बढ़ा नहीं देंगे, या फिर हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि हाँ इससे ज्यादा चला जाएगा। यस सर। अगर कभी रिसर्च होगा किसी में चला गया तो क्या पता अगली बार छप जाए इसमें। यस सर। कुछ सानिया नहीं समझ आ रहा है क्या? यस सर, इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। कोई बात नहीं, मैं सानिया नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है सर। सर आपकी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, ये बताओ आप लोग। नो सर, ये बताओ, सॉलिड आप लोग को समझ आ रहा है? यस 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 सर। एक बार रुको, मैं थोड़ा सा और विजुलाइज कराता हूँ आप लोग को, 7 क्रिस्टल सिस्टम दिखा देता हूँ आप लोग। सर सॉलिड स्टेट तो पूरा थ्योरी लग रहा है, तो उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में? ये इसका एज लेंथ निकालने का आएगा, एंगल निकालने का आएगा, ओके सर। और भी ये जो बहुत। बॉक्स बना है पॉसिबल वेरिएशन का, ये क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है क्या आप लोग को? अगर मानो ए बी सी तीनों सेम हो और अल्फा बीटा गामा भी तीनों सेम हो, तो क्या होगा? क्यूबिक होगा। टेट्रागोनल का देख लो, ए बी बराबर है सी, छोटा बड़ा है। मोनोक्लिनिक का देख लो, झुका हुआ है ऐसे। आर्थोरोम्बिक का देख लो, ट्राइक्लिनिक का देख लो, हेक्सागोनल का देख लो और ट्राइगोनल का देख लो। समझ गए क्या आप लोग कैसे है? ये सब अलग अलग यूनिट सेल हैं, ये सब याद नहीं करने, बस आप लोग को थोड़ा बहुत मैं प्रीवियस ईयर देख के बताऊंगा क्या क्या इसमें से करना है, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इतना याद कर लो, इतना क्या याद कर लो कि हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7। और देखो जैसे कि मानो ये 3 क्रिस्टल सिस्टम है, एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ना, तो उसमें पॉसिबल वेरिएशन 3 पाया जाता है। 3 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें। तो 3 2 5 5 4 9 और 9 14 5 हो गए सर। 14। तो एक पूछेगा ब्रेवियस लैटिस कितने पाए जाते हैं, तो ब्रेवियस लैटिस आप कितना बोलोगे? 14। 14। या फिर पॉसिबल वेरिएशन कितना? 14। लेकिन क्रिस्टल 14। सिस्टम कितना पाया जाता है? 7। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाँ जी बिल्कुल सेंड कर दूंगा। आप लोग बताओ क्या मैं एक चीज भेदभाव पूछनी है। हाँ जी आप लोग बताओ मैं भेदभाव करता हूँ क्या बायो और मैथ में? नो सर, लेकिन आप क्योंकि आप लोग मेरे से भेदभाव करते तो सर, आप भेदभाव करते तो अभी तक भगा दिया होता मैं। ऐसे बोलते भाग जाओ इस ग्रुप से, कोई अधिकार नहीं है तुम लोग का मैथ वालों में, ठीक है? हाँ तो क्या पूछ रहे हो अमित, वही बताओ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जितने भी हम क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ते हैं, ये इस शेप के एटम्स पाए जाते हैं या एलिमेंट्स पाए जाते हैं क्या? देखो उस तरीके का उसका यूनिट सेल होता है और उस यूनिट सेल में एटम पाया जाता है। तो इस शेप के होते हैं, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, जो भी हम पढ़ रहे हैं, राइट? उस तरीके का देखो, जैसे कि मान लो कोई अपना घर बना लिया बुर्ज खलीफा जैसे, मान लो बुर्ज खलीफा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है, और एक कुतुब मीनार क्रिस्टल लैटिस है, या फिर ताजमहल क्रिस्टल लैटिस है। तो मानो अगर कोई किसी को अपना घर बनवाना होगा तो 2 तरीके का बनाएगा, या फिर बुर्ज खलीफा का बनवाएगा या फिर ताजमहल जैसे बनवाएगा। अगर ताजमहल जैसे बनवाएगा तो ताजमहल शेप का हो जाएगा, उसको ताजमहल कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। बुर्ज खलीफा जैसे बनवाएगा कम जगह में लंबा सा, तो उसको बुर्ज खलीफा जैसे कैटेगरी में डाल देंगे। नहीं समझे? तो जैसे एजी का घर है, जैसे मान लो कि हमारे पास एजी है, चांदी है, चांदी इतना बड़ा चांदी है, उसके छोटे छोटे जो यूनिट सेल होंगे वो किस कैटेगरी के होंगे? बुर्ज खलीफा जैसे कि ताजमहल जैसे? कैसे पता करेंगे? तो उसी का तो कैटेगरी बनाएगा ना क्यूबिक, वो क्यूबिक जैसे होंगे। यस सर। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। तो उसका जो बिल्डिंग खड़ा होगा चांदी का, वो किससे ऐसे होगा? क्यूबिक जैसे होगा। मतलब जो छोटे छोटे बने होंगे वो किससे बने होंगे? क्यूबिक से बने होंगे। डाउट है किसी को? मतलब जो सिल्वर होगा अगर उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसके क्रिस्टल्स क्यूबिक के फॉर्म में होंगे, राइट? क्यूबिक, बिल्कुल बिल्कुल क्यूबिक। एकदम आप जूम करके देखोगे जैसे कि वो पॉसिबल है नहीं, तो क्यूबिक जैसे होगा। यस सर। बाकियों को जूम करके देखोगे, किसी का ट्राइगोनल होगा, किसी का कुछ होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। डाउट हो तो किसी को बताओ भाई। कितने लोगों को लग रहा है कि सॉलिड टफ है? अरे कौन है भाई? सर थोड़ा बहुत है, सही है। इस पे भी बोल दिया आपने थोड़ा बहुत है। अरे सर थोड़ा थ्योरी ज्यादा है ना, इसीलिए थ्योरी याद नहीं हो रही है। न्यूमेरिकल्स आएंगे टफ टफ, तो भी नहीं कर पाओगे अभी टफ नहीं सर, अब न्यूमेरिकल इजी लगते हैं और थ्योरी हार्ड हो गई है। ठीक है, आप ना, मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड आप मेरे से ही पढ़ना, फिर देखना कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको पता है कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं? मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एक दे दिया गया, क्रिस्टल दे दिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा टफ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा लेकिन बताऊंगा। देखो यहाँ पे मान लो एटम है, ये मैथमेटिक्स वाले काफी अच्छे करते हैं, बायो वाले फंस जाएंगे इसमें। वैसे बायो में इतना टफ क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब ये पूछेगा इस वाले एटम को, मैं जैसे मान लिया सोडियम एटम, और ये सब बाकी भी जो गोले क्या है वो भी एटम ही है, तो सोडियम का जो सबसे नियरेस्ट एटम होगा उसकी कितनी दूरी पर होगा, ये बताओ भाई। और जैसे मान लो एज लेंथ क्या है, ये एज लेंथ जो है, सबका एज लेंथ क्या है? ए है। सबका एज लेंथ क्या है? ए है। तो जो सोडियम का सबसे नियरेस्ट दूरी पर होगा, सेकंड नियरेस्ट दूरी पर होगा, वो कितना होगा? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ए होगा। आप बताओ। ए होगा ना? आप बताओ। सेकंड नियरेस्ट एटम पूछा। जैसे मान लो यह वाला हमारे पास सोडियम है, तो यह वाला जो एटम होगा वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सोडियम से? ए होगी। यह वाला भी ए ही होगा, बोलो भाई। तो 3.5 होंगे ना? नहीं, और यह वाला भी कितना होगा? ए होगा। मैंने सेकंड नियरेस्ट पूछा है, आप बताओ। अब सेकंड नियरेस्ट के पास देखो डायगोनल वाला बचा। अब
डायगोनल वाला कितना होगा? मैथ ये वाले होगा बताओ, पाइथागोरस लगा के ये बताओ। 2a होगा। 2a भी नहीं होगा। √2a। अब देखो आप बताओ, देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? a है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? सर √2a²। a है। तो आप बताओ h² बराबर a² प्लस a² हो जाएगा अगर मानो आप इसको h मान लिए तो। यस सर, h बराबर क्या होगा? √2a हो जाएगा वही सर तो √a² ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? बताओ भाई छाया, √3a। बताओ, सोचो आप सोचो। ये सैली ने याद कर लिया, ऐसा ही बता रहे हैं। वो भी √2a होगा। सैली ने याद कर लिया कहीं से। अब देखो थर्ड नियरेस्ट दूरी कहाँ होगा? ये डायगोनल वाला ही होगा और कोई नहीं होगा। कौन होगा? डायगोनल वाला ही होगा। अब डायगोनल का निकाल के बता दो यार कोई। इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। यस सर। अब इसमें कौन सा पाइथागोरस लगेगा, कौन बताएगा? मैं बता रहा हूं। आप एक यहां से यहां क्या डालो, एक लाइन डालो। एक यहां से यहां क्या डालो, लाइन डालो। आप बताओ इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी? √2 है। और फिर यहां से यहां लाइन डालो, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? a होगी। लगा लो, आप इसको क्या मान लो? h मान लो। तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2a² प्लस a² यानी कि 3a²। और h² हटाओगे तो क्या जाएगा? √3a हो जाएगा। तो पानी की डायगोनल की लंबाई होती है वो कितनी होती है? √3a होगी। ये बताओ आप लोग इसको आसान ना समझो, ऐसे डायरेक्टली पूछेगा सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी। मैंने पता क्या लॉजिक Yes, sir. लगा, फर्स्ट एंड थर्ड बोला ना, तो मैंने थर्ड के लिए 3 लगा दिया। हाँ ऐसे लगा दो, कुछ भी। थर्ड के लिए 3 हो जाए, 1 के लिए 1 हो जाए, 2 के लिए 2 हो जाए। ऐसे तो सर आप 4th बोलोगे तो 4th में तो √4 हो जाएगा। पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं इसका जो लेंथ है ना, मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ। अब बताओ, पूरा लॉजिक खत्म, पूरा लॉजिक खत्म। अब तो आपको जिसकी कैलकुलेशन 5 रख देंगे क्या ही मतलब। फर्स्ट वाले का 5 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का √2 इंटू 5 हो जाएगा, थर्ड वाले का √3 इंटू 5 हो जाएगा। यस सर। अगर 5 दे दिया या फिर और कुछ दे दिया तो वहां तो आपका हो जाएगा खत्म पावर। यस सर। तो ऐसे लॉजिक मत लगाओ, जहां मैथमेटिक्स है सॉल्व करो, प्रूफ करो, लेकिन ऐसे लॉजिक मत लगाओ कि 3 है तो 3 बोल दे, 4 है तो 4 बोल दे, ऐसा कुछ नहीं। कोई फोर्थ नियरेस्ट डिस्टेंस बता दे। 2a। क्या? 2a। फोर्थ नियरेस्ट डिस्टेंस बता दे एक यूनिट सेल में। सर इस वाले में 4th पॉसिबल है क्योंकि √3 जो है वही लॉन्गेस्ट थी। दीपिका से पूछ रहा हूँ मैं। सर 4th होना नहीं चाहिए। दीपिका बताओ। वाले में तो नहीं होगा ना। छाया बताओ आप, ये लोग गलत बता रहे हैं। सर नहीं हो पाएगा। क्या? त्रिशा आप बताओ, त्रिशा चौरसिया हो क्या ग्रुप में? अभी मीटिंग में हो क्या? सर हो जाएगा, √2a होगा। नहीं, अरे नहीं होगा यार, फोर्थ कहाँ से पॉसिबल है? सर आप मैंने बताया तो आपने बोला गलत बता रहे हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं हो जाएगा? सर हमारा लॉजिक ही लगाया। कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे। वही बात है, कॉन्फिडेंस लेवल। नहीं मैंने सर कॉन्सेप्ट लगाया था लेकिन आपने बता दिया ना गलत बोल रहा हूँ, तो मैंने फिर कॉन्सेप्ट बदल के सोचा। और मैंने एक सोचा जैसे ही बोला कि सेम यूनिट सेल में, मैंने ये भी बोला सेम यूनिट सेल में, तो सेम यूनिट सेल में तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 यूनिट सेल चिपके होना तब जाके थोड़ा सा पॉसिबल है, वैसे सेम यूनिट में पॉसिबल नहीं है। आई होप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा होगा यार आप लोगों को कि हाँ कोई ज्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं होगा जैसे सिंगल में तो क्या? डबल और ट्रिपल हमारी यूनिट सेल एक दूसरे से कनेक्टेड हो से तब पॉसिबल हो पाएगा ना। देखो कभी भी डबल ट्रिपल यूनिट सेल चिपका के नहीं देता है, वो एक ही यूनिट सेल से आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसी में घुमा फिरा के पूछेगा। एक ही यूनिट सेल में इतने बेकार बेकार क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि परेशान हो जाओगे।
समझ सर। गए क्या आप लोग? सर यस सर। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सॉलिड स्टेट को टफ नहीं बनाना है। और सर। ये मैं हाँ जी, जो बायो वाले होते हैं सर, वो मैं- टफ बना देते हैं इसको। सर मैं कह रहा हूँ जैसे क्यूबॉइड था, इसमें तो हमें फॉर्मूला पता है, हमने लगा लिया, लेकिन ये अजीब अजीब के शेप है, ट्राई क्लिनिकल, इन सब का तो हमें सबका नहीं फॉर्मूला पढ़ा नहीं पूछता है, बस मैथमेटिक्स में। क्यूब का ही पूछता है, बस क्यूब का, सबका नहीं पूछता। क्यूब का पूछ सकता है, हेक्सागोनल का पूछेगा तो वो मुझे पता है किसका किसका पूछेगा। जिसका जिसका पूछेगा मैं बताऊंगा आपको। ओके सर। हाँ यार, सबका पूछने लगे तो पागल हो जाएगा यार कोई भी। ऐसे थोड़ी ना, सबका नहीं पूछता है। क्यूब का पूछता है क्योंकि क्यूब का कैलकुलेशन इजी होता है। क्यूब का कैलकुलेशन क्या होता है? इजी होता है। easy नहीं होता है। समझे आप? नहीं सर, समझ डाउट गए। है किसी को? बताओ भाई, किसी को डाउट है क्या? मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूं? यस सर। सर ये बताओ आप लोग सर, कितने दिन में इसको फिनिश करना चाहते हो, इस चैप्टर को? सर जल्दी करा दो, बोर्ड में तो आएगा सर नहीं। जल्दी कर दो। यस सर, बोर्ड एग्जाम भी आ गए, जल्दी करा दो। कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है, जल्दी कराने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा मतलब वर्क करके आना पड़ेगा। होमवर्क तो नहीं बोलूंगा मैं, सबसे पहली बात पूरा नोट्स एक ही साथ शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है? यस सर। अब इसमें करना क्या है? हाँ, इसमें करना ये है कि जैसे कि कुछ लोग या फिर जो भी हो, थोड़ा सा पहले से पढ़ लेना ताकि बताने में ना मेरा टाइम कम वेस्ट हो। सर लेकिन सॉलिड स्टेट तो बोर्ड में आ ही नहीं रहा है। अरे यार, अरे जेई में है। आप बताओ, अगर आप बोर्ड में 90% पा गए और जेई में कम मार्क्स आ गए, कहीं एडमिशन नहीं हो तो बहुत बेकार लगेगा आपको। वैसे सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री में से कौन सा ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है जेईई के लिए? सरफेस से भी क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है सेम वेटेज होता है दोनों का। ओके लेकिन सर। स्कोरिंग की बात सर करें तो पास्ट स्कोरिंग ईयर्स में सरफेस से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्या? पास्ट ईयर्स में देखा जाए तो सरफेस से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आए हैं हम सॉलिड बता के रहे कंपैरिजन में। सरफेस का जो लास्ट पार्ट होता है ना, लास्ट पार्ट, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सरफेस से लास्ट वैसे बता तो लगभग सेम ही स्कोर आता है। सॉलिड से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सरफेस से भी 2-3 या फिर कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो वो भी टफ नहीं है। सरफेस भी आप लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है उसमें। मतलब आप लोग बिना बताए लिखने भी लगे। चलो कोई ना, अटेंडेंस लिख दो सभी कोई, ठीक है? सभी कोई अटेंडेंस चैट बॉक्स सर में लिख इसके दो। बाद आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे? आई होप सरफेस। ओके, और ऑर्गेनिक तो पूरी हो गई ना? पूरी नहीं हुई, मैं बीच में उसको छोड़ा हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा क्यों? फिर से उसको रिवीजन कराऊंगा, एल्डोल वगैरह फिर से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? अच्छा क्योंकि सर, ऑर्गेनिक का मुझे मैं भाई ये मैं सोच रहा था बहुत जल्दी खत्म करा दिया सर आपने। नहीं, मैं ये ऑर्गेनिक का मान के चल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक को जब तक मैं आप लोग को 2 बार नहीं पढ़ाऊंगा ना, तब तक आप लोग के माइंड में पूरी तरह से फिक्स नहीं होगा। एक बार में मैंने अपना 100% दिया, लेकिन आपके माइंड में केवल 20 से 30% दिया होगा। अगर जो उसको रिवीजन कर लेगा उसके माइंड में 50-60% चला जाएगा, लेकिन 100% तो किसी में भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर से रिवीजन करा दिया, फिर से आपने अपना मेहनत कर लिया तो 80-90% तक चला जाएगा। और वही चाहिए, पूरा तो मुश्किल है, वही Yes, 80-90 तक पहुंच चला जाए। बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो आप लोग साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहना, साथ ही साथ पढ़ना। तो अल्कोहल से करवाओगे? अब ये नहीं बताऊंगा, पहले ये 2 चैप्टर फिनिश हो जाने तो। जैसे कि मानो सॉलिड में मिनिमम 5